स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित आंदोलन, वर्ष एवं प्रमुख उद्देश्य। बंगभंग आंदोलन 1905। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के बाद बंगाल के लोगों ने एक आंदोलन शुरू किया जिसे बंगभंग आंदोलन कहा गया। इस आंदोलन का उद्देश्य विभाजन को रद्द करवाना और बंगाल को फिर से एकजुट करना था। इस आंदोलन में कई राष्ट्रीय नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे कि अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका, बांग्लादेश में हुई थी। इसे ब्रिटिश भारत में मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था। इसे ढाका के नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह, आगा खान, नवाब मोहसिनुल मुल्क और नवाब विकारुल मुल्क द्वारा स्थापित किया गया था। कांग्रेस का बंटवारा 1907। रासबिहारी घोष की अध्यक्षता में कांग्रेस का बंटवारा दो विचारधाराओं का जन्म लेना, नरम दल और गरम दल, के कारण हुआ। उमरूल आंदोलन 1916। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने शुरू किया था। उन्होंने यह आंदोलन भारत में स्वशासन के लिए राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने और समर्थन जुटाने के लिए किया था। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916। लखनऊ समझौते 1916 की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि इसने भारत की आजादी की मांग करने के लिए उदारवादी नरम दल और उग्रवादी गरम दल दोनों को एक साथ ला खड़ा किया। सभी भारतीयों ने मिलकर अंग्रेजों से स्वशासन की मांग की। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917। मॉन्टेग्यू घोषणा, जिसे अगस्त घोषणा के नाम से भी जाना जाता है, 1917 में भारत के राज्य सचिव एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू द्वारा ब्रिटिश संसद में की गई एक घोषणा थी। इस घोषणा में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को शासन में अधिक भूमिका देने और धीरे धीरे स्वशासन स्थापित करने की अपनी योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में सन 1919 में पारित किया गया एक दमनकारी कानून था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को दबाना और राष्ट्रवादी आंदोलनों पर लगाम लगाना था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था, जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक शांतिपूर्ण विरोध सभा पर ब्रिटिश सेना ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी थी। यह घटना रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई थी, जिसमें जनरल डायर ने भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिससे 400 से अधिक लोग मारे गए और 2000 से अधिक घायल हुए। खिलाफत आंदोलन 1919। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों द्वारा शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य ओटोमन साम्राज्य के खलीफा को बचाने और उसके पद को कमजोर होने से रोकना था। यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खिलाफ ब्रिटिश नीति के विरोध में शुरू हुआ था। हंटर कमेटी 18 मई 1920। हंटर कमेटी की रिपोर्ट पंजाब में ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित की गई एक जांच समिति थी, जिसका उद्देश्य जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानकारी एकत्र करना था। रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि जनरल डायर ने भीड़ पर गोली चलाने का आदेश देकर एक गंभीर गलती की थी और उन्हें चेतावनी देनी चाहिए थी और गोलीबारी की अवधि कम करनी चाहिए थी। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। असहयोग आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसे महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सन 1920 से 1922 के बीच चलाया था। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत को स्वशासन स्वराज प्राप्त करना। यह आंदोलन जालियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट और अन्य राजनीतिक व आर्थिक शोषण के विरोध में शुरू किया गया था।
चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक गांव में हुई एक हिंसक घटना थी। इस घटना में एक भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। स्वराज्य पार्टी 1 जनवरी 1923। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। यह पार्टी भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन और राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बनाई गई थी। चौरी चौरा त्रासदी के बाद महात्मा गांधी द्वारा सभी नागरिक प्रतिरोधों को स्थगित करने के निर्णय के विरोध में कुछ भारतीय राजनेताओं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अक्टूबर 1924। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे HRA भी कहा जाता है, भारत में स्वतंत्रता से पहले एक क्रांतिकारी संगठन था जो ब्रिटिश शासन से मुक्ति के लिए काम करता था। इसे उत्तर प्रदेश और बंगाल के कुछ क्रांतिकारियों ने 1924 में कानपुर में स्थापित किया था। बाद में इसे चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में पुनर्जीवित किया। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927। साइमन कमीशन को भारत में 1919 के भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा और सुधारों के लिए नियुक्त किया गया था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को लागू करते समय वादा किया था कि 10 साल बाद एक आयोग भारत भेजा जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक प्रगति की जांच करना और भविष्य में सुधारों के लिए सुझाव देना था। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928। नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत के लिए एक संविधान की रूपरेखा के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट थी। यह रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन स्टेटस देने और एक संघीय सरकार स्थापित करने की मांग की गई थी। बारदौली सत्याग्रह अक्टूबर 1928। बारदौली सत्याग्रह, जो 1928 में शुरू हुआ था, ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों पर लगाए गए बढ़े हुए करों के विरोध में हुआ था। गुजरात के बारदौली तालुका में ब्रिटिश सरकार ने 1927 में भूमि राजस्व में 22% की वृद्धि कर दी थी, जो कि पहले से ही अकाल और फसल की कमी से जूझ रहे किसानों के लिए बहुत मुश्किल था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने इस अनुचित कर वृद्धि का विरोध किया और सत्याग्रह शुरू किया, जिसमें अहिंसक विरोध और कर का भुगतान करने से इनकार शामिल था। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929। यह मामला ब्रिटिश सरकार द्वारा लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए दायर किया गया था। यह मामला भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु सहित कई स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित था। इन सेनानियों पर आरोप था कि उन्होंने लाहौर में ब्रिटिश पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट JP सॉन्डर्स की हत्या की थी, जो लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए था। 1929 में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई और इसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को दोषी पाया गया। 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई। इस मामले ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में सम्मानित किया गया। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929। 1929 में लाहौर में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग जोरदार तरीके से घोषित की गई थी।
यह महत्वपूर्ण संकल्प भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक निर्णायक क्षण बन गया, जिसने महात्मा गांधी के नेतृत्व में बाद के सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए मंच तैयार किया। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930। 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया। यह घोषणा लाहौर अधिवेशन में हुई थी, जहां पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930। नमक सत्याग्रह भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। यह आंदोलन 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गुजरात के तटीय गांव दांडी तक 240 मील की पैदल यात्रा के साथ शुरू हुआ। इस यात्रा का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के नमक कानून का विरोध करना था, जो भारतीयों को अपना नमक बनाने से रोकता था और उन्हें उच्च दर पर नमक खरीदने के लिए मजबूर करता था। गांधी जी और उनके अनुयायियों ने दांडी के समुद्र तट पर नमक बनाकर इस कानून को तोड़ा, जिससे पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 के बीच भारत में स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण चरण था, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों और नियमों का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने के लिए शुरू किया गया था। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाना था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जो 12 नवंबर 1930 को लंदन में हुआ था, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण सम्मेलन में भाग नहीं लिया। भारत की ओर से अन्य राजनीतिक दलों और रियासतों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। गांधी-इरविन समझौता 8 मार्च 1931। गांधी-इरविन समझौता भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ एक राजनीतिक समझौता था। यह समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था और इसका उद्देश्य सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भागीदारी सुनिश्चित करना था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने भाग लिया। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ही भारत का एकमात्र राजनीतिक प्रतिनिधित्व करती है। कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932। सांप्रदायिक पुरस्कार कम्युनल अवार्ड या मैकडोनाल्ड पुरस्कार ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा 16 अगस्त 1932 को घोषित किया गया था। यह पुरस्कार भारत में अलग निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर अल्पसंख्यक समुदायों को प्रतिनिधित्व देने से संबंधित था। पूना पैक्ट सितंबर 1932। पूना पैक्ट एक समझौता था जो 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। यह समझौता दलितों के लिए ब्रिटिश भारत की विधायिका में चुनावी सीटों के आरक्षण के लिए किया गया था, जो यरवदा सेंट्रल जेल पुणे में किया गया था। गांधी जी ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के प्रावधान के खिलाफ अनशन कर रहे थे और इस समझौते ने अनशन को समाप्त कर दिया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक आयोजित किया गया था। यह भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए आयोजित की गई 3 गोलमेज सम्मेलनों में से आखिरी था। इस सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने भाग नहीं लिया,
और केवल 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक समाजवादी दल था। इसकी स्थापना 1934 में कांग्रेस के सदस्यों द्वारा की गई थी, जिन्होंने गांधी के तर्क विरोधी रहस्यवाद और कांग्रेस के प्रति भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांप्रदायिक रवैये को अस्वीकार कर दिया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 22 जून 1939 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक उग्रवादी शाखा के रूप में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नया रूप देना और कांग्रेस के अंदर वामपंथी विचारधारा को मजबूत करना था। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940। 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में औपचारिक रूप से उठाई गई। इस मांग के पीछे मुख्य तर्क था कि भारत में मुसलमानों को एक अलग पहचान और राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता है जो उनके हितों की रक्षा कर सके। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। अगस्त प्रस्ताव भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा 8 अगस्त 1940 को जारी किया गया एक प्रस्ताव था। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में ब्रिटिश सरकार के समर्थन को प्राप्त करने के लिए किया गया एक प्रयास था। इस प्रस्ताव में कुछ महत्वपूर्ण बातें शामिल थीं, जैसे कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाना, युद्ध के बाद भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस देने पर विचार करना और एक सलाहकार युद्ध परिषद की स्थापना करना। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को युद्ध में समर्थन प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। यह मिशन भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का वादा करता था, जिसमें यह ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का हिस्सा रहते हुए भी अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की स्वतंत्रता होगी। मिशन ने यह भी वादा किया कि युद्ध के बाद भारत को संविधान सभा द्वारा एक नया संविधान बनाने का अधिकार होगा। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पारित किया गया था। इस प्रस्ताव में भारत में ब्रिटिश शासन को तत्काल समाप्त करने की मांग की गई थी। यह प्रस्ताव द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक व्यापक अहिंसक जन आंदोलन शुरू करने के लिए दिया गया था। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945। शिमला सम्मेलन 1945 भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लॉर्ड वेवेल द्वारा प्रस्तावित वेवेल योजना पर चर्चा के लिए बुलाया गया एक सम्मेलन था। यह सम्मेलन ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला में हुआ था। इस सम्मेलन में विभिन्न राजनीतिक दलों और समुदायों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946। 1946 में भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ रॉयल इंडियन नेवी के कुछ सैनिकों और नाविकों ने विद्रोह किया था, जिसे नौसेना विद्रोह के रूप में जाना जाता है। इस विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा नौसैनिकों के साथ भेदभाव और खराब भोजन था। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा 15 मार्च 1946। 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत के लिए एक कैबिनेट मिशन भेजने की घोषणा की थी। यह मिशन भारत को स्वतंत्रता देने और सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत भेजा गया एक ब्रिटिश मिशन था, जिसका उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने और सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को सुगम बनाना था।
इस मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य शामिल थे, पैथिक लॉरेंस, सैफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य यह तय करना था कि भारत को कैसे स्वतंत्र किया जाए और ब्रिटिश सरकार से सत्ता भारतीय नेतृत्व को कैसे हस्तांतरित की जाए। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा घोषित किया गया था। यह दिन इसलिए मनाया जाता था ताकि ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला जा सके कि वह भारत को धर्म के आधार पर विभाजित करने की मांग को स्वीकार करे और पाकिस्तान का निर्माण करे।